जिसे सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर इस कंपनी को सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए आपको किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक काम करना पड़ता है कि आपको अपने एनटीएन के ऊपर उस बिजनेस का नाम आपने मेंशन करवाना है या अपलोड करवाना है, या आप इसे कह दें कि वहां पे रजिस्टर्ड करना है। वो उसके साथ आपने एक लेटरहेड और एक कंपनी अपनी उस सोल प्रोप्राइटरशिप की स्टैंप बनानी है प्रोप्राइटर के नाम से। इस तरह आपका बैंक अकाउंट खुलता है। फिर आप अगर सेल्स टैक्स के रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो फिर आप लेटर हेड, अपनी स्टैम्प, अपना एनटीएन और अपने बिजनेस के एक्टिविटी के मुतालिक आप रजिस्टर्ड करवाते हैं। फिर सेल्स टैक्स के रजिस्ट्रेशन के दौरान उनका एक इंस्पेक्टर विजिट करता है आपके बिजनेस प्रीमिसेस का, जहाँ पे एक बाहर बोर्ड लगा होता है, ऑफिस दिखाया जाता है, वो पिक्चर्स लेता है। और उसके बाद जो कंसर्न रजिस्ट्रार है या कमिश्नर है, वो ऑनर को कॉल करता है, उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन, उसका थंब इम्प्रेशन लेते हैं, फिर उसके बाद वो सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं। इस तरह से पाकिस्तान में सेल्स टैक्स दो तरह से है, एक प्रोविंशियल लेवल पे और एक फेडरल लेवल पे। प्रोविंशियल लेवल पे नॉर्मली सर्विसेज से रिलेटेड जो है जितना भी सेल्स टैक्स है वो प्रोविंशियल लेवल पे कलेक्ट होता है, और गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो सारा फेडरल लेवल पे कलेक्ट होता है। यानी इंडिविजुअल्स के अंदर आपने जब बिजनेस का इरादा किया, आप अपना बिजनेस रन करना शुरू कर देते हैं। ओनली कंडीशन क्या है, आपने अपने एनटीएन पे, अपनी एफबीआर के अंदर अपना बिजनेस अपडेट करना है अपने एनटीएन सर्टिफिकेट के ऊपर। इस तरह एक इंडिविजुअल पर्सन कैन स्टार्ट एनी टाइम एट एनी स्टेज, कैसे बिजनेस का सोचा आप बिजनेस रन कर सकते हैं। दूसरी चीज आती है जी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स। पार्टनरशिप एक रजिस्टर्ड होती है और एक अनरजिस्टर्ड होती है। अनरजिस्टर्ड का मतलब दो लोग इकट्ठे हुए, बिजनेस का इरादा किया, पार्टनरशिप बनाई, लीगल डॉक्यूमेंट बना के आपने उसमें बाई लॉज बनाए, कैपिटल शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग और बिजनेस एक्टिविटी वो सारी मेंशन करते हैं, साइन करते हैं। उसके बाद आप काम शुरू कर देते हैं जस्ट लाइक अ इंडिविजुअल। लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए आप, जैसे कंपनी रजिस्टर्ड होती है इसी तरह से पार्टनरशिप भी रजिस्टर्ड होती है। इसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो फॉर्म सी कहलाता है। वो फर्म रजिस्ट्रार जो के डिविजनल लेवल पे ऑफिस मौजूद हैं, लाहौर में है, फैसलाबाद में है, गुजरावाला में है, कराची में, कोयटा में, जो लोग अपनी फर्म रजिस्टर करवाने के लिए जाते हैं तो वो फॉर्म सी इशू करते हैं, जस्ट लाइक अ कंपनी इनकॉर्पोरेट सर्टिफिकेट। उसके बाद उसका एनटीएन इशू हो जाता है। एनटीएन इशू होने के बाद बैंक अकाउंट खुलता है, पार्टनरशिप के बिजनेस स्टार्ट करते हैं। नंबर तीन, जब कंपनीज की बात आती है तो कंपनीज के लिए एससीसीपी एक फोरम है जो कंपनी रजिस्ट्रार ऑफिस भी कहलाता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं, और इसको आप रेगुलेटरी अथॉरिटी भी कहते हैं।
एससीसीपी के अंदर जब आप बिजनेस स्टार्ट करने का इरादा करते हैं, तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो लोगों की एसोसिएशन है, यानी डायरेक्टरशिप है, जो पार्टनर्स हैं, वो क्या करते हैं, एक अपने बिजनेस का नाम प्रपोज करते हैं। फिर उस प्रपोज नेम के ऊपर वो एससीसीपी को, यानी रजिस्ट्रार को, अवेलेबिलिटी, नेम अवेलेबिलिटी की एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं। उसकी एक नॉमिनल फीस है जो 500 है, होती थी, आजकल का में भी बढ़ गई हो। तो वो क्या करते हैं, रजिस्ट्रार उस नाम का चेक करते हैं जी, किसी को पहले इश्यू तो नहीं हुआ, कुछ नाम बैन है, उनमें से तो नहीं कोई नाम, या कोई ऐसा नाम जो गवर्नमेंट या पाकिस्तान की इंटीग्रिटी या उसकी इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, जो एक प्रोहिबिटेड नेम है, उनमें से तो नहीं। जब नाम प्रपोजल के लिए दिया जाता है, उसकी अवेलेबिलिटी पूछी जाती है, तो एप्लीकेशन के अंदर आपने जो नाम प्रपोज किया होता है उसके मीनिंग्स भी बताते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये नाम क्यों है। वो फिर उस एप्लीकेशन की बेस के ऊपर विद इन 15 डेज आपको रिप्लाई करते हैं। अगर वो नाम अवेलेबल है तो वो आपको एक नेम अवेलेबिलिटी का लेटर लिख देंगे और आपको इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि आप अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस जो है, और शेयर्स कैपिटल जो है, वो सारा कंप्लीट एक एप्लीकेशन सबमिट करवाएं विद इन 60 डेज। फिर आप अपना एमओए और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस और जो प्रपोज्ड मेंबर्स हैं, उनका नाम, उनका एड्रेस, उनकी बिजनेस एक्टिविटी, वो सारी एक एप्लीकेशन के साथ एससीसीपी को सबमिट करवाते हैं। एससीसीपी उसको रिव्यू करता है। अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर कोई उनको लीगल ऑब्जेक्शन या कोई डेफिशिएंसी जो कि रह गई है एक्सप्लेन करने की बाय द प्रपोज्ड मेंबर्स, तो वो उसको हाईलाइट करते हैं और वो आपको वापस दोबारा एक लेटर के साथ भेजते हैं कि जी कि ये वाली चीजें जो हैं अपडेट करें, और इसको दोबारा आप विद इन द स्पेसिफिक पीरियड जो कि उन्होंने बताया, टाइम बताया होता है, उसके अंदर आपने दोबारा सबमिट करना होता है। अगर आइडियल सिचुएशन में देखें, वंस इट इज अप्रूव्ड, तो फिर क्या होता है, एससीसीपी आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करता है विद द सील एंड स्टैंप ऑफ एससीसीपी रजिस्ट्रार। जिस दिन से वो इफेक्टिव होता है, जिस दिन वो रजिस्टर्ड होता है, उस दिन आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। फिर ऑनवर्ड आपके ऊपर लीगल, सोशल एंड मॉरल सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं फॉर द रनिंग ऑफ द बिजनेस। बिजनेस एक्टिविटी ऑपरेशनल, जब सोशल की बात होती है तो इसका मतलब होता है कि आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात आती है, जिसके अंदर एक फेयरनेस की बात होती है, लॉ एंड रेगुलेशंस की बात होती है, और पब्लिक इंटरेस्ट और इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आप पर आती हैं। जब गवर्नेंस के अंदर सोशल, बिजनेस और ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के मुतालिक बात होती है, और आपकी इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी के ऊपर भी बात आती है।
जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्कस किया जाता है। जी। आगे आती है बात लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी। एक सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट भी इशू होता है, वो नॉर्मली पब्लिक लिमिटेड कंपनीज लिस्टेड अनलिस्टेड के लिए होता है कि आप उस वक्त तक बिजनेस शुरू नहीं कर सकते जब तक आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट नहीं मिल जाता। अनलिस्टेड कंपनी वो कंपनीज होती हैं जो कि पब्लिक लिमिटेड तो हैं लेकिन स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर उनके शेयर्स ट्रेड नहीं होते, वो अनलिस्टेड कंपनीज कहलाती हैं। और जिनके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं वो लिस्टेड कंपनीज होती हैं, मींस के वो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होती हैं। जैसा कि हमने बात की यहाँ पे सोल ट्रेडर वर्सेस पार्टनरशिप वर्सेस कंपनी, हमने इन तीनों को ब्रीफली डिस्कस किया कि सोल ट्रेडर क्या है, पार्टनरशिप क्या है और कंपनी क्या है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी, इसके मतलब हम देखते हैं जी कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी ऑफ ए कंपनी, लॉ एंड गवर्नेंस ऑफ अ कंपनी, इन चीजों को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सर एक बात है, ये आपने ये डिटेल में बताया ना सोल प्रॉपर, सर ये थोड़ा मिक्स हो रहा है, यानी कि ये हमें नोट्स में मिलेगा कि ये पार्टनर्स। देखें, अभी आप हमने ये पढ़ रहे हैं आगे, आप इनको देखें। आपको ये चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपको कंप्लीटली ये चीजें मिल जाएंगी। अच्छा। जी। आप ठीक। देखें, अभी हम सोल ट्रेडर की बात करने लगे हैं। सोल ट्रेडर इज एन इंडिविजुअल हु ओन्स एंड रन्स हिज और हर ओन बिजनेस। ठीक है जी। The law does not recognize the business. The law recognizes only the individual who runs it. The individual is liable for the debt of the business and is also personally liable for any breaches of the law by the business. यहाँ पे सोल प्रोपराइटर जो है वो एक नेचुरल पर्सन है, वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। और सोल प्रोपराइटर के अंदर बिजनेस लाइबिलिटीज अनलिमिटेड होती हैं। मीन्स कि अगर उसने अपना बिजनेस क्लोज करना है और उसके ऊपर लाइबिलिटीज हैं, क्रेडिटर्स की हैं, लोन्स की हैं, फाइनेंसिंग है, वट एवर द काइंड ऑफ लाइबिलिटी इज देयर, ही इज दैट natural person is legally fully liable to pay or discharge all liabilities when he wants to close the business। इसके अंदर क्या होता है कि अगर उसकी सपोज उसकी वेल्थ जो है वो 100 मिलियन की है, उसके ऊपर डेट है 150 मिलियन का। कंपनीज के एसेट्स के जरिए तो उसने 100 मिलियन जो है वो मीट कर लिया और पे ऑफ कर दिया, बाकी रह गया 50 मिलियन की जो उसकी लाइबिलिटी है, वो उसके पर्सनल एसेट्स जो हैं वो सेल आउट करके डिस्चार्ज की जाएगी। जब तक वो लाइबिलिटी खत्म नहीं होगी उसके एसेट्स बिकते जाएंगे। अगर उसके एसेट्स इससे कम वैल्यू के हैं तो लाइबिलिटी रहती है, तो वो बाय लॉ उसको पॉसिबल है, अगर कोई कोर्ट में चला जाए तो उसको प्रिजन भी हो सकती है। नॉर्मली होती नहीं, क्या करते हैं इन इन सिचुएशंस में, जो कोर्ट्स होती हैं वो डेटर का साइड लेती है और उसको वो फैसिलिटेट करती है, उनकी इंस्टॉलमेंट बना देती है या सोर्स ऑफ उसको कहते हैं जी कि आप बताएं कब तक देंगे, फिर उसके मुताबिक वो उनकी इंस्टॉलमेंट बना दे ताकि वो बंदा जो है वो लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर दे। इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ ऑनर होती है। क्लियर यहां तक जी। पार्टनरशिप,
A partnership is two or more individuals who owns and runs their own business. Each partner usually contributes capital to the business. A partnership business is not recognized as a person by law. Individual partners are personally liable jointly with the other partners for the debts of the business. अब यहाँ पे जो बात हो रही है पार्टनरशिप की, अब तो पार्टनरशिप बाय लिमिटेड भी आ गई है, शेयर लाइबिलिटी या टू एक्सटेंड द लाइबिलिटी या गारंटी बाय लिमिटेड के ऊपर भी आती है। अब यहाँ पे जो उन्होंने कहा कि बिजनेस दो इंडिविजुअल या इससे ज्यादा जो है वो बिजनेस चलाएंगे, तो वो उनकी लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है और नॉट अ सेपरेट लीगल पर्सन। सेम वन करेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू इंडिविजुअल। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर, सेम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है जी। पार्टनरशिप का जहां पे दो या इससे ज्यादा इंडिविजुअल अपना बिजनेस चलाते हैं। अब यहाँ पे अभी रजिस्टर्ड पार्टनरशिप की बात नहीं हो रही, सिंपल पार्टनरशिप के दो बंदों ने पार्टनरशिप की और काम शुरू कर दिया। ठीक है। ओके सर। अब जी सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप और कंपनी, इन तीनों के दरमियान कंपैरिजन को डिस्कस करेंगे हम। अनलाइकली सोल ट्रेडर्स एंड पार्टनरशिप, ए कंपनी इज अ लीगल पर्सन। अब यहाँ पे बात आ रही है कंपनी इज अ लीगल पर्सन। हमने ऊपर जो दो पढ़े यानी जो डिस्कस किए हैं इंडिविजुअल और पार्टनरशिप, उनके अंदर सेपरेशन नहीं है। सेपरेशन मींस यानी कि वो इंडिविजुअल है तो उसके अंदर लीगल पर्सन मौजूद है। वो जो बिजनेस और पर्सन के दरमियान आपस में सेपरेट आइडेंटिफिकेशन नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है, वो एक ही बात है। अगर हम बिजनेस का नाम लेंगे तो वो बंदा ही है, अगर वो बंदा है तो उसके साथ बिजनेस है। यहां पर क्या है कंपनी में ये है, कंपनी इज एन सेपरेट लीगल एंटिटी, एक लीगल पर्सन है। इसीलिए आप देखते हैं नॉर्मली लोग जो हैं कंपनी जो रजिस्टर्ड करवाते हैं तो वो प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड इसलिए लगाते हैं कि उनकी लाइबिलिटी लिमिट की जाती है, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय कैपिटल, लिमिटेड बाय लाइबिलिटीज। इस तरीके से जिस चीज के साथ लिमिट लगा देते हैं तो वो फिर लाइबिलिटी इज टू द एक्सटेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पेसिफिक मेंशन कैटेगरी, उस तक होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। इसीलिए लोग ज्यादातर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं तो वो लिमिटेड बाय शेयर करते हैं कि जब वो कंपनी इंसॉल्वेंट होती है, डिसॉल्व होती है, तो उनकी लाइबिलिटी सिर्फ वहां तक है जितना उनका कैपिटल है, उतना उन्होंने पे करना है। यानी नंबर वन कंपनी के एसेट्स, उसके बाद जितनी जो शेयर्स की वर्थ बचती है वहां तक वो डिस्चार्ज करेंगे, नॉट मोर देन इट। यानी unlikely sole traders and partnership, a company is a legal person separate from its owners। although कंपनी एक अलग सेपरेट एंटिटी है लेकिन उसको चलाने के लिए नेचुरल पर्सन चाहिए, डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव, सीएफओ, सी सॉरी सीओओ, मैनेजर्स, सेल्स पर्सन, पीएन्स, एवरीथिंग। अब आप ये देखते हैं कि जब भी कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपनीज का, साइन करने वाला बंदा तो लीगल नेचुरल पर्सन है, लेकिन हमेशा ये बोला जाता है दो कंपनीज के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, कंपनी एबीसी और कंपनी सीडीई, इन दोनों के दरमियान कभी भी नेचुरल पर्सन्स के नाम नहीं आते। और कंपनीज के अंदर लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन वो जो साइन एक बंदा कर गया है वो बेसिकली कंपनी ने साइन किए हुए हैं, और वो कॉन्ट्रैक्ट जब तक खत्म नहीं हो जाते उस वक्त तक इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी टू ऑनर दैट कॉन्ट्रैक्ट।
वो उस कॉन्ट्रैक्ट से ब्रीच नहीं कर सकते। हम नॉर्मली देखते हैं कि गवर्नमेंट्स, आज से 50 साल पहले वाली गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट साइन किया और आज की गवर्नमेंट उस एग्रीमेंट को ओब्लाइज कर रही है। बंदे जिन्होंने साइन किए वो तो खत्म हो गए, गवर्नमेंट्स बदल गई, लेकिन वो एग्रीमेंट प्रिवेल कर रहा है क्योंकि वो एग्जिस्टेंस ऑफ टू गवर्नमेंट्स, एक रियासती लेवल पे वो आपस में साइन हुए जो कॉन्ट्रैक्ट हुए। इसी तरह कंपनी लेवल पे जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, इसमें इंडिविजुअल्स का कोई नहीं होता। हाँ, कहाँ पे आएगा? अगर इंडिविजुअल्स ने कोई अपने इंटरेस्ट में या अगेंस्ट द कंपनी पॉलिसीज या अगेंस्ट द लॉ कोई भी लॉ उसने ब्रीच किया है इन पर्सनल कैपेसिटी एट द टाइम ऑफ साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, देन दैट पर्सन इज लायबल टू और रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट कॉन्ट्रैक्ट। और फिर उसको कोर्ट में, इसमें कुछ नहीं होता, डायरेक्ट कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में इसके ऊपर केस चलेगा, वहां पे उसके अगेंस्ट कोई भी सेंटेंस होगी, कोई उसको बरी किया जाएगा या उसको जेल किया जाएगा, वो वहां पे होगा। बट that person is not principally, that person is not responsible for that contract. Company is the responsible for the contract to oblige and to bind for that contract. लेकिन उस सूरत में जब उस बंदे ने इंटेंशनली कोई ऐसी हरकत की जिससे कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या कंपनी पॉलिसीज के अगेंस्ट गया या उसे कोई इंडिविजुअल बेनिफिट उठाया, तो उसको वो भुगतना पड़ेगा। जी, एग्जाम्पल इसमें दी हुई है, हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं। सपोज मिस्टर जाहिद सेट अप अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी ABC SMC स्मॉल मीडियम कंपनी प्राइवेट लिमिटेड विथ 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, यानी 10,000 शेयर्स हैं, 10 रुपए उसकी फेस वैल्यू है, टोटल कितना हो गया जी? 1 लाख। मिस्टर जाहिद द इंडिविजुअल एंड ABC लिमिटेड द कंपनी for the purpose of the law would be two separate persons, both would have separate legal existence। अब यहाँ पे जाहिद और कंपनी दोनों लीगल एग्जिस्टेंस रखते हैं, यानी दोनों सेपरेट एंटिटीज हैं, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी के लिए वर्ड यूज किया जाएगा आर्टिफिशियल पर्सन, एंड वेयर एज इंडिविजुअल पर्सन आर नेचुरल पर्सन। क्वेश्चन में कम इन द एग्जाम कि कंपनी इज ए आर्टिफिशियल पर्सन, नेचुरल पर्सन, ऑल ऑफ द अबव, तो देन कंपनी कंपनी इज, जी आर्टिफिशियल। जी, पर्सन आएगा। ठीक है जी। Essentially, however, the law treats persons in the same way whether they are artificial or natural person। क्लियर जी? Characteristics of a company, contractual right and obligations, अभी हमने इसको डिस्कस भी किया, हम इसको पढ़ते भी हैं। As a legal person, a company may enter into contracts with other persons, individuals or other companies। कंपनीज देखिए, अदर कंपनीज, कोई सप्लायर कंपनी है, एक इंडिविजुअल बिजनेस चला रहा है, आपके पास दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। कंपनी के साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अगर इंडिविजुअल बिजनेस है तो उसके साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। आपको माल चाहिए, इफ इज, अगर जो कंपनीज की निस्बत इंडिविजुअल सस्ता माल देता है आप उससे लेंगे, आप उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं जी कि आपने मुझे 3 महीने तक सप्लाई करना है एट द सेम रेट, या उसमें रेट जी हम अगर आपको क्रेडिट पे देंगे तो क्या रेट होगा। तो इस तरीके से एक कॉन्ट्रैक्ट आपस में साइन हो जाता है, या कोई भी जॉब है या कोई भी बिजनेस की नेचर है, वो एक दो बंदों के दरमियान वो क्या होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब डेट्स एंड लाइबिलिटीज,
If a company incurs a debt, the company itself is liable and its owners, the shareholders, are not. अब कंपनी ने फाइनेंसिंग करवाई है बैंक से, या शॉर्ट टर्म लोन लिया है, या टीडीआर लेते हैं, उसमें इंडिविजुअल जो साइन कर रहा है, ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंसॉल्वेंसी और द ब्रीच ऑफ लॉ. कंपनी विल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एक्ट, क्योंकि दो कंपनीज के दरमियान हुआ है कॉन्ट्रैक्ट. दैट पर्सन हु साइन दैट कॉन्ट्रैक्ट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंपनी. अब आप देखें, बैंक से कॉल आती है तो जब भी कोई बात बंदा करता है तो वो ये कहता है जी मैं सीबीडी से बोल रहा हूँ, या एमरेट एनबीडी, या वो अपना कोई भी बैंक है. एक्चुअली यू आर नॉट टॉकिंग विद दैट पर्सन, यू आर टॉकिंग विद द बैंक. अगर वो बंदा आपके साथ कोई मिसबिहेव कर रहा है, या आपको मिसलीड कर रहा है, या मिसगाइड कर रहा है, एक्चुअली बैंक आपको कर रहा है. हालांकि मिसलीडिंग के अंदर उसका इंडिविजुअल एक्ट है, but you can go against the bank and you can pursue and you can complain the authority against that bank. Then banks is the responsibility to take action against that person. ठीक है जी. इसी तरह debts and liability. If company incurs a debt, the company itself is liable and its owner यानी shareholders are not. Ownership of asset property. अब इंडिविजुअल्स के अंदर क्या होता है कि आप कोई एसेट खरीदते हो तो वो इन द नेम ऑफ योर ओन, लेकिन कंपनी के अंदर जब भी आप एसेट खरीदेंगे तो वो एसेट कंपनी के नाम होगा. जैसे कि अगर आप कंपनीज में काम करते हैं तो आपको कंपनी गाड़ी की फैसिलिटी देती है, दैट व्हीकल विल बी इन द नेम ऑफ द कंपनी, नॉट द इंडिविजुअल नेम. आप जब भी कंपनी क्या करती है, बैंकों से लीज करवाती हैं, उसके ऊपर जो गाड़ियों का जो लीज के ऊपर नाम होता है बैंक का होता है, और उसके साथ उसकी कंपनी का होता है, इंडिविजुअल का नाम नहीं होता है. इन कंपनीज जो भी एसेट खरीदा जाएगा वो कंपनी के नाम का होगा, शेयर होल्डर के नाम का नहीं होगा, सीईओ के नाम का नहीं होगा, एम्प्लॉय के नाम का नहीं होगा. हमेशा जितने भी एसेट खरीदे जाते हैं वो कंपनी के नाम होते हैं. A company owns its own assets. Although the members, ordinary shareholders, own the company, they do not own the assets of the company. It's a very good question, और ये question आप आता भी है. The shareholders are simply owners of the shares in the company. The company itself is the legal owner of its asset. Rights to receive from debtors. अब अकाउंट रिसीवेबल, आपके कस्टमर है, उनसे पैसा रिसीव करना है. The debtors of the company owes the money to the company and do not its owners. कस्टमर ने पैसा कंपनी को देना होता है, वो कंपनी के नाम का चेक लिख के देते हैं या कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, नॉट इन द इंडिविजुअल बैंक अकाउंट. आप देखते हैं, आप कंपनी में हैं, दूसरी कंपनी आपको आपकी कंपनी के नाम का चेक लिख के देगी, और उस कंपनी के नाम का अकाउंट है और उसके अकाउंट के अंदर चेक डिपॉजिट होगा. मैनेजमेंट बाय डायरेक्टर्स. Companies are managed by their directors who should be member of the company as well with the few exceptions. अब यहां पे बात करते हैं मेंबर्स और डायरेक्टर्स. मेंबर्स और डायरेक्टर में फर्क क्या है? मेंबर is also director but director cannot be a member. मेंबर्स कौन से हैं? मेंबर्स वो हैं जिन्होंने कंपनी को प्रपोज किया, जिनका एमओए के अंदर नाम है, जो आप कह लें पाइनियर्स हैं, फाउंडर्स ऑफ द कंपनीज आर कॉल्ड मेंबर्स. मेंबर रिप्लेस भी हो सकते हैं. एक मेंबर जा रहा है तो वो अपने शेयर्स दूसरे मेंबर्स को दे देता है, उसको मेंबर बनाता है, और मेंबर्स के लिए जरूरी है कि उनका नाम एक मेंबर रजिस्टर्ड के अंदर शामिल होगा.
ठीक है जी, क्लियर है। In small companies, the shareholder and directors may be the same individual, but in large companies, the directors might hold a small proportion of the shares or even no shares at all. क्योंकि डायरेक्टर्स आप अपॉइंट भी करते हैं, सैलरी बेस्ड डायरेक्टर्स भी होते हैं, उनके पास शेयर होल्डिंग नहीं होती कंपनी की। लाइबिलिटी टू पे टैक्स, ए कंपनी इज पर्सनली लायबल टू पे टैक्स ऑन इट्स इनकम प्रॉफिट। कंपनीज जो है वो अपने प्रॉफिट पे इनकम टैक्स देती हैं, लेकिन इंडिविजुअल जो आपके डायरेक्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, वो इसके लायबल नहीं है, वो अपनी इंडिविजुअल इनकम के ऊपर देंगे। एक मिनट ये होल्ड कीजिए, ये शोर जरा मैं बंद करवा लूं। ओके सर। जी, liability to pay tax, legal obligation. If a company breaks the law, it is usually the company itself that is liable, although there are circumstances in which its owners or its officers, mainly directors, may be personally liable. अब क्या चीज है, कंपनी तो आर्टिफिशियल है, वो तो खुद नहीं कर रही, उसको चलाने वालों ने कोई काम गलत कर दिया, कंपनी के नाम वो चीज। सपोज आप एम्प्लॉय हैं, यह यूएई के अंदर क्या होता है, कंपनी छोड़ते हैं, कंपनी आपको पैसे नहीं दे रही, आप कोर्ट में चले जाते हैं। आप इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं केस करते, आप केस करते हैं कंपनी के नाम पे। डिपार्टमेंट क्या करता है, कंपनी का जो रन कर रहा है बंदा उसको कॉल करता है, एचआर को कॉल करता है, वे इसके पैसे दो। वो फिर आगे से धमकी लगाते हैं तुम्हें अंदर कर देंगे। एक्चुअली कंपनी को तो अंदर नहीं कर सकते, उसको चलाने वाले को अंदर करेंगे ना, जो हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एक्ट। अगर वो बंदा अंदर जाता है, इट मीन्स वो कंपनी अंदर चली गई। इसलिए कंपनी के रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स जो हैं वो लॉ के, अपने एक्ट्स के, वो रिस्पॉन्सिबल है इन हर चीज के। क्योंकि जब बात की जाती है उस बंदे से, तो आप उस बंदे से बात नहीं कर रहे, आप कंपनी से बात कर रहे हैं। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी ऑफ ए कंपनी, इसके क्या जी कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, इसके अंदर क्या आएगा। The separate legal personality of companies have several consequences. Number one, limited liability of the owners of the business. लिमिटेड लाइबिलिटी जो हमने पहले भी डिस्कस किया, इसको थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन कर लेते हैं कि लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द ओनर्स ऑफ बिजनेस, यानी जितने शेयर्स हैं उसकी अगेंस्ट जो वैल्यू बनती है वहां तक वो रिस्पॉन्सिबल हैं टू डिस्चार्ज द लाइबिलिटीज, ना कि वो अपने पर्सनल एसेट्स को करेंगे। आप देखते हैं दुनिया में बहुत सी कंपनीज इंसॉल्वेंट हो जाती है, लेकिन आप उनके ऑनर्स को देखते हैं, वो बड़े अमीर होते हैं, उनके पास पैसा होता है, जायदाद हर चीज मौजूद है, लेकिन वो बैंक हो जाते हैं। उनकी प्राइवेट लाइफ डिस्टर्ब नहीं होती, उनका सिर्फ बिजनेस डिस्टर्ब होता है, क्योंकि बिजनेस क्लोज हो गया, बिजनेस इंसॉल्वेंट हो गया, लेकिन आप उनके पर्सनल अकाउंट में देखेंगे लॉट ऑफ मनी इज देयर, उनकी यशी है। इसीलिए अक्लमंद लोग कहते हैं जी कि कोई भी कारोबार करो अपने पैसे से ना करो, दूसरे के पैसे से करो। उन्हीं के पैसे से कमाओ, उन्हीं के पैसे में से उनको दो, और खुद भी जियो और खुद उनको भी जीने का हक दो।
सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप फ्रॉम कंट्रोल, मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स। अब कंपनीज आप देखें, मेंबर और डायरेक्टर्स ये वही चला रहे होते हैं। ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप एंड परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, यानी कि अगर बाप है, बाप के बाद बेटे के पास, बेटे के पास आगे उसके बेटे के पास, वो सक्सेशन चलती रहती है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि जो ट्रेड होती है आपकी शेयर्स की, वो एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफर होते रहते हैं, यानी कि उनके मालिकान जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। अब अलाइड बैंक है, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के नाम से ये था, फिर एबीएल में आ गया। जब के ये बना हुआ है उस वक्त से वो एग्जिस्ट कर रहा है, बस उसकी मैनेजमेंट चेंज होती रहती है, मालिक चेंज होते रहते हैं। बैंक वही का वही है, अभी बैंक है, 1947 में बना, अभी तक चल रहा है। लोग मर खप गए, सब कुछ हो गया, लेकिन वो एंटिटी एग्जिस्ट कर रही है। नॉर्मली यहाँ पे एक चीज आती है, हम लोग जब काम कर रहे होते हैं तो हम कंपनी को बड़ी एक प्राउडली कह रहे होते हैं जी कि ये कंपनी हमारे सर पे चलती है, हम ना हो तो कंपनी कैसे चले। तो भाई, कंपनी है तो आप हो, आप कंपनी नहीं होगी तो आपकी जॉब क्या होगी। कंपनी तो एग्जिस्ट करती हैं, बंदे आते हैं चले जाते हैं, वो वहीं रहते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आती। इसलिए ये एक ऐसा एलिमेंट जो हम लोगों में नॉर्मली आ जाता है काम करते करते, कि यार मैं इतना काम करता हूँ इस कंपनी के लिए, तो अगर मैं ये काम ना करूं तो कंपनी नीचे गिर जाएगी। कभी नहीं गिरती। हाँ, फॉर द टाइम बीइंग वो एक मुश्किल वक्त से गुजरती है, जो आप लोग या हम लोग कंट्रोल कर रहे होते हैं, उसको शिफ्ट करने के लिए एक नए बंदे को। वो बंदा भी 1 महीने 2 महीने में कर जाएगा, वो सफर करेंगे फॉर द टाइम बीइंग, मे बी वो कुछ बिजनेस भी लूज करें, लेकिन आ जाएगी अपने जो बन रहे हैं। सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप फ्रॉम कंट्रोल, मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप एंड परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, ये इसके एक नताइज हैं जो असरअंदाज होते हैं। लॉ एंड गवर्नेंस ऑफ ए कंपनी, रेलिवेंट लॉ, companies are created by process established by company law, companies act 2017। अब जो कंपनी एक्ट है, हम इससे पहले कंपनी लॉ भी कहते थे। 1984 का ऑर्डिनेंस, कंपनी ऑर्डिनेंस 1984, वो प्रिवेल कर रहा था। फिर एक्ट 2016 आया, फिर एक्ट 2017 आया। इनके लिए हम कंपनी लॉ या कंपनीज एक्ट का लफ्ज यूज कर सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे का वाइस वर्सा, यानी एक दूसरे को एक सिनोनिम्स कह लें, एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी आप कंपनीज एक्ट की बात करेंगे या कंपनी लॉ की, इट मींस द सेम, बोथ आर द सेम, सिर्फ पढ़ने में टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है, मीनिंग्स एक ही है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसको आप कॉन्स्टिट्यूशंस भी कहते हैं, आइन कहते हैं, आइन ऑफ द कंपनी। A company must also have a written constitution. The constitutional document that focuses on external stakeholders is called Memorandum of Association. अब यहाँ पे बात की गई, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को आप कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द कंपनी भी कहते हैं, और ये एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के लिए ये एक डॉक्यूमेंट होता है, यानी एमओए एक एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट है। आप इसको दबा के नहीं बैठ सकते, आप दुनिया को देंगे, ये सीक्रेट नहीं है। एमओए दो लफ्ज बोले गए। एमओए एक क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, और नंबर टू ये एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स का डॉक्यूमेंट है। ये क्वेश्चन आ सकता है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, द बाई लॉज which focuses on internal procedures of a company are called articles of associations। ये आपकी इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशंस होता है, ये पॉलिसीज होती हैं, हाउ टू कंट्रोल द ऑर्गेनाइजेशन, हाउ टू डेवलप द पॉलिसीज, हाउ टू allocate the responsibility to the people, and how to manage the culture
डिसिप्लिन लाइक दिस। ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर होता है। यानी दो डॉक्यूमेंट्स कंपनी के अंदर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दोनों में क्या फर्क है? मेमोरेंडम एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इंटरनल डॉक्यूमेंट। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बाय लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस। ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप एंड परपेचुअल सक्सेशन, ये हमने बात की थी कि जी के आप इसको कंपनीज के शेयर्स दूसरे के नाम ट्रांसफर कर सकते हैं। अब इसके अंदर ट्रांसफर करने के लिए सेल भी होती है, गिफ्ट भी किया जाता है, या आपको इनहेरिटिकली ट्रांसफर भी होते हैं। अब जिसके पास शेयर्स होल्डिंग होती है उसके पास कंपनीज के अंदर राइट टू वोट होता है, राइट टू एक्सटेंड मीटिंग्स, अटेंड मीटिंग्स आएगा, वो मीटिंग अटेंड कर सकता है जिसके पास जो शेयर होल्डर है, और उसको डिविडेंड मिलता है, और वो अपने शेयर्स को किसी नए बंदे को भी ट्रांसफर कर सकता है। अब यहां पे हम बात करते हैं ऑनरशिप क्या होता है, प्राइवेट लिमिटेड क्या है। अब यहाँ पे इंडिविजुअल या पार्टनरशिप की बात नहीं करते। इंडिविजुअल तो डेफिनेटली एक ही है। पार्टनरशिप में भी एक चीज बता दूं कि पार्टनरशिप में आपको जब एक नया बंदा लेकर आते हैं तो वो पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है। एक डिसॉल्व होती है, एक पार्टनरशिप के अंदर आप एडिशन करते हैं तो उसका जो रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप, उसकी अमेंडमेंट होती है। अमेंडमेंट के अंदर एक नया सी फॉर्म की जगह एक फॉर्म डी निकलता है जिसमें अमेंडमेंट होती है, और जो न्यू पार्टनर होता है वो इन एडिशन जो है वो मेंशन किया जाता है। जब भी पार्टनरशिप के अंदर आपने तीसरा पार्टनर लेके आना है तो जब तक 100% पार्टनर्स जो हैं जो पहले एग्जिस्ट करते हैं वो आपस में एग्री नहीं है, उस वक्त तक थर्ड पार्टी यू कैन नॉट ऐड एज एन पार्टनर। और वन थिंग, यू हैव फर्स्ट डिसॉल्व द पार्टनरशिप, देन मेक अ न्यू पार्टनरशिप, देन ऐड दैट पर्सन। फिर आती है बात कंपनी की। कंपनीज के अंदर, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में, आप इंडिपेंडेंटली अपने शेयर्स सेल नहीं कर सकते किसी को भी। सपोज आप तीन बंदे, तीन पर्सन आर डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एंड शेयर होल्डर्स, उनमें से एक चाहता है कि मैं अपने शेयर सेल कर दूं किसी तीसरे थर्ड पार्टी को, बट बिफोर गोइंग टू द थर्ड पार्टी he has to take the consents of his partners, his directors first। पहले उसे अपने पार्टनर्स को वो बताएगा कि जी मैं ये अपने शेयर सेल करना चाहता हूँ फला बंदे को, आपको कोई एतराज तो नहीं? वो एक कहता है नहीं भी मुझे एतराज है, तुम शेयर बाहर नहीं बेच सकते, मैं तुम्हारे शेयर लूंगा। दैट पर्सन इज बाउंड टू सेल हिज शेयर्स टू दैट पर्सन, हिज पार्टनर, हिज डायरेक्टर, हिज मेंबर्स। वो थर्ड पार्टी को नहीं बेचेगा, वो पहले उसको देगा। अगर वो दोनों डायरेक्टर या पार्टनर्स वो कहते हैं ठीक है यार आप तीसरे बंदे को दे दो, हमें कोई एतराज नहीं, वो इन राइटिंग नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देंगे कि वी डोंट हैव ऑब्जेक्शन ऑन योर सेल, वी एग्री टू सेल, वी आर नॉट विलिंग टू परचेज योर शेयर्स, वी एग्री यू कैन सेल टू द थर्ड पार्टी। वो साइन करके देंगे, स्टैंप करके देंगे जी कि अपने मुझे, हमें कोई एतराज नहीं। फिर वो थर्ड पर्सन जो है वो ऐड होगा, फिर उसके साथ उसका फॉर्म 29 होता है। जब कोई एडिशन या कोई अमेंडमेंट होती है वो एससीसीपी को फॉर्म 29 के ऊपर बना के वो सबमिट करवाया जाता है। लिमिटेड कंपनीज के अंदर, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जो कि
लिस्टेड कंपनीज हैं उनकी तो ट्रेड इंडिपेंडेंट होती है, वो बाउंड नहीं होते कि नॉर्मली होता क्या है, उनमें एक ब्रोकर होता है जो रजिस्ट्रार होता है। वो उस बेस पे ब्रोकर जो है वो विदाउट एनी टेकिंग परमिशन फ्रॉम द कंपनी वो सेल और परचेज करता रहता है इन स्टॉक एक्सचेंज। जबकि अनलिस्टेड कंपनीज के अंदर आपको परमिशन लेनी पड़ती है। लिस्टेड कंपनीज में इंडिपेंडेंट शेयर्स सेल और परचेज होती है। फिर आती है बात जी के एक तो हो गया सेल का, फिर गिफ्ट है। गिफ्ट किन को दिया जा सकता है? गिफ्ट दिया जा सकता है ब्लड रिलेशन को, या मियाँ बीवी दे सकते हैं, अपने बच्चों को दिया जा सकता है, बहन भाइयों को दिया जा सकता है, यानी कि दोज पर्सन्स हु आर डायरेक्टली रिलेटेड विद यू, उनके दरमियान गिफ्ट डीड या गिफ्ट एक दूसरे को शेयर्स गिफ्ट किए जा सकते हैं। प्रॉपर्टीज आप देखते हैं कि गिफ्ट कर दी, ज्वेलरी गिफ्ट कर दी, वो एक गिफ्ट डीड बनती है। गिफ्ट डीड को फिर ओथ कमिश्नर या नोटरी पब्लिक से वेट भी करवाया जाता है, और ये रजिस्टर्ड भी होती हैं विद कोर्ट। वो इसको रजिस्टर्ड करते हैं। इनहेरिटेंस, अब फादर ने कंपनी बनाई, फादर इज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, सडनली ही died or retired, he shifts the ownership to his son, to his daughter, to his any family member। और जब ये चीजें जब होती हैं तो उसके लिए कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाती है। जैसे कि आप देखते हैं कि इनहेरिटेबल प्रॉपर्टी होती है पेरेंट्स की, वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाती है औलाद को। जब शेयर ट्रांसफर हो जाते हैं किसी दूसरे बंदे को, उसके पास तीन किस्म की राइट्स आ जाते हैं। वो राइट टू वोट, वो वोटिंग राइट रखता है, वो मीटिंग्स अटेंड कर सकता है, उसको डिविडेंड मिलेगा। कंपनीज के अंदर जो एट द एंड ऑफ द ईयर जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है वो डिविडेंड कहलाता है। पार्टनरशिप्स के अंदर क्या आता है? प्रॉफिट शेयरिंग आती है। इंडिविजुअल का तो प्रॉफिट इंडिविजुअल 100% उसी की मलकियत होता है। शेयर कैपिटल एंड मेंबर्स, द कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज रिप्रेजेंटेड बाय शेयर्स एंड द शेयर होल्डर मेंबर्स आर इट्स ऑनर्स। आप देखते हैं जब भी कंपनी को बनती है उसका एक शेयर कैपिटल होता है, उसकी टर्म बोली जाती है ऑथराइज्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल में बी अ पेड कैपिटल, बट पेड कैपिटल में नॉट बी ऑथराइज्ड कैपिटल। मतलब अगर आपका शेयर होल्ड ऑथराइज कैपिटल आपने रखा जी 100 मिलियन, पेड अप कैपिटल है 50 मिलियन, यानी 50 मिलियन आपने पे कर दिया, 50 मिलियन इज स्टिल पेंडिंग टू पे या टू इन्वेस्ट। वो आप जब भी आपका कैप लगा हुआ है 100 मिलियन का, जब तक आप पेड अप कैपिटल 100 मिलियन नहीं कर लेते तो कोई ऐसा लॉ नहीं है कि वो आपको रोकता होगा जी कि 100 मिलियन पूरा ही दो। इसे कहते हैं पार्शियल पेड अप कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल आप लिखेंगे 100 मिलियन, लेकिन पेड अप कैपिटल की आप बैलेंस शीट में आपने अक्सर देखा होगा ऑथराइज कैपिटल और पेड अप कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल उसका कोई इफेक्ट नहीं है, जस्ट इट इज अ नॉमिनल, नॉमिनल वो क्या कहना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन है। पेड अप कैपिटल इज अ फैक्ट। क्यों? वो एक आपका
इंजेक्शन लगा हुआ है इन्वेस्टमेंट का, उसके अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो उसको कम या ज्यादा करता है, यानी ऑनर्स इक्विटी को डिस्टर्ब करता है। पेड अप कैपिटल इज द ऑनर्स इक्विटी, दिस इज योर इक्विटी। प्रॉफिट increase the equity, loss decrease the equity. The term members and shareholders are used interchangeably. However, there are few differences. Section 118, who can own shares? Any legal person, artificial or natural, can own shares in a company. अब यहां पे बात हो रही है, मैं हूं, आप हैं, कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर के नाम पे आ गए। एक कंपनी है, जलाल एंड कंपनी है, एक कंपनी है एबीसी एंड कंपनी है। एबीसी कैन आल्सो परचेज द शेयर्स ऑफ दैट कंपनी। यहाँ पे दो चीजें, एक इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन भी ले सकता है, और दूसरी कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकती है कंपनी के नाम पे, दूसरे के कंपनी के शेयर्स ले सकती है। इसलिए एनी लीगल पर्सन, यानी आर्टिफिशियल और नेचुरल, कैन ओन शेयर्स इन अ कंपनी। The individual other includes other companies. It is very common in practice for some companies to own some or all the shares of other companies. Clear? Transfer. Transfer of ownership. The shares can be transferred easily, for example, by sale, gift, inheritance. हमने इसके ऊपर बड़ी तफसील से डिटेल में डिस्कशन की। Without seeking any approval from other owners as opposed to पार्टनरशिप। ठीक है। शेयर ट्रांसफर। शेयर ट्रांसफर मीन्स ट्रांसफर ऑफ रिलेटेड राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस टू। व्हेन शेयर्स आर ट्रांसफर्ड, the right associated with the shares also transferred. For example, right to vote, right to attend meetings, right to dividends are transferred to a new owner of shares. जब शेयर्स एक बंदे से दूसरे बंदे को शिफ्ट होते हैं या ट्रांसफर होते हैं, तो उसके पास ये तीन राइट्स ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाते हैं। उसके पास वोट का राइट आ जाता है, वो मीटिंग भी अटेंड करने का राइट रखता है, और एट द एंड ऑफ द ईयर या क्वार्टरली या सेमी एनुअली जो भी डिविडेंड डिक्लेयर होगा वो उसका शेयर होल्डर को मिलेगा जिसके नाम वो शेयर्स है। चेंज इन ऑनरशिप, इवन the death or bankruptcy of the owners, does not affect the existence of company as opposed to the partnership. आप देखिए, कंपनी एग्जिस्ट करती है, इंडिविजुअल बंदा बेशक वो बैंकरप्ट हो जाए, बेशक वो मर जाए, बेशक कुछ भी हो जाए, कंपनी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसकी ऑनरशिप सिर्फ जो है वो चेंज हो जाती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटीज। अब लिमिटेड लाइबिलिटीज के अंदर कंपनी क्या करती है, जैसे कि हमने शुरू में ही एक डिस्कस किया कि लिमिटेड लाइबिलिटी मींस कि आप ऑनर्स की, कंपनी ऑनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ जो लिमिटेड बाय लाइबिलिटीज या लिमिटेड बाय शेयर्स के नाम से है, जहां तक वो एमओए के अंदर या मौजूद है वहां तक उस ऑनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है टू डिस्चार्ज दी लाइबिलिटीज। Limit liability of companies unlimited, it has to pay whatever it has. कैसे? Limited liability applies to the shareholders of a company, it does not apply to the company itself. शेयर होल्डर्स के ऊपर आएगी ना। A fully
A company is fully liable for all its debts and other liabilities, just as any other person is fully liable for the debts that he or she incurs. यहाँ बात कर रहे हैं हम कंपनी को, कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में आपने समझना है कि कंपनी लायबल है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, डेट्स की, लाइबिलिटीज की, एनीथिंग. Liability of directors not personally liable if acted properly. The directors and other officers of a company act on behalf of the company as an agent, and provided that they act within their powers and in accordance with the law, they will not be personally liable for debts of the company. Liability of members limited to extent of investment in company. This is the important point. The concept of limited liability applies to the owners, members of a company. The liability of the owners of a company for the debts of the company is limited to the amount of their investment in the company, and they don't have to pay any other amount in case of insolvency of the company. We already discussed in detail about this point, so we'll go ahead. अब लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ पार्टली पेड शेयर्स, जैसे मैंने आपको बोला था कि ऑथराइज कैपिटल और पेड अप कैपिटल. There is an exception to the rule of no further liability, but only when the shares issued by the company have not yet been fully paid up. This is mostly not the case. ये ऐसा होता नहीं है. Suppose that a company has issued 1 million shares with the face value, nominal value of 10 each, and rupees 7.5 of the face value has been paid, subscribed by the members. यानी उसने ₹2.5 नहीं दिए, 7.5 दे दिए. If the company goes in liquidation, the holders of the 100 million share will be liable to subscribe the remaining 2.5 per shares, and the money can be used to pay the company's debt. यानी in future company can demand कि pay the rest balance of your shareholding, वो पे करेगा, या सॉल्वेंट्स के वक्त वो जितना उसका रहता है शेयर वो पे करेगा ताकि लाइबिलिटी को डिस्चार्ज किया जा सके. The amount may be called by the directors of the company even during the lifetime of the company if they so decide. मतलब ये डिस्क्रिप्शन है कंपनी के, वो जब मर्जी उनसे पैसे मांग ले कि भाई बैलेंस आप दे दो. हाउ क्रेडिटर्स आर वांट. हाँ जी, क्रेडिटर्स कैसे इसको गारंटी करते हैं. The limited liability of members company poses risk for creditors of the company. The word limited in the name of the company draws the effect of limited liability to the attention of anyone dealing it in Pakistan. Private companies, private limited as a part of name, public limited, limited as and part of name. Also, the requirement of laws and regulations related to the company try to ensure that companies are governed properly, less chances of failure, less risk for creditors. अब ये लिमिटेड कंपनीज हैं, प्राइवेट लिमिटेड लिखा जाता है, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटीज. इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किसका होता है, कौन स्टेक होल्डर होता है, वो क्रेडिटर होता है, जो आपका सप्लायर है, जो आपको लोन देता है. क्रेडिट रेटिंग आप नॉर्मली सुनते हैं जी, कंपनी की क्रेडिट रेटिंग अच्छी नहीं है, मीन्स कि उसके ऊपर लाइबिलिटीज ज्यादा हैं, लिक्विडेट करने के लिए तो लिक्विडेशन कम है, उसको कर्जों के नीचे है. जिसकी बैलेंस शीट एसेट साइड पॉजिटिव है, अर्निंग पर शेयर पॉजिटिव है, लोग उसको पैसा देते हैं, खुद चल के आते हैं, पाजी साढ़े को पैसे ले लो. जिसकी अर्निंग पर शेयर नेगेटिव है, या वो द बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ या करंट बैलेंस जो है, या अब बिडा जो है वो नेगेटिव में आ रहा है, तो कोई भी बंदा उसको पैसे देने को तैयार नहीं है. एक हम आपस में ही एक जनरल हमारी लाइफ है,
हम दोस्तों को, जो दोस्त हमें पैसे वापस नहीं करता, हम उससे दूर भागते हैं। यार इन्हें पैसे दे के डुबोना ही है, इन्हें केड़ा वापस करना है। एक ऐसा आदमी जो पैसे भी लेता है और आपको टाइम पे भी देता है, आप उसे खुशी खुशी देते हैं। इसको एक और थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में देख लेते हैं। हमारे अजीजों कारब जो गरीब होते हैं, हम उनको पैसे नहीं देते। क्यों? वी डोंट हैव गारंटी के दे विल पे बैक अस और नॉट। जो अच्छा वेल्दी होता है बंदा, वो आपसे पैसे मांगे या मुझसे पैसे मांगे, मैं फटाफट दे देता हूँ, ये लो पकड़ो यार, ये तो इससे आ ही जाएंगे। हालांकि वो बेशक क्रेडिट में बहुत बुरा बंदा हो, लेकिन ड्यू टू वेल्थ हम उसको आराम से दे देते हैं। नजर आ रहा होता है कि यार ये सिक्योर नजर आता है ना कि ये पैसे वापस कर देगा। सर वो भी नहीं करते। भाई जो दुबई में बैठे हैं ना, जो अजीजों कारा, वो समझते हैं जाके खलीफा लग गए हैं, इनसे जितने मर्जी पैसे निकलवा दो। सही है सर, ऐसे ही होता है। लोग समझते हैं लोग यहाँ पे बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। यार कभी यहाँ आने से पहले कभी सोचा नहीं था कि वो क्या कहते हैं कि बेड पे सोना या पार्टीशन में रहना, ये बड़ा मुश्किल काम है। जो फैमिलीज के साथ रहते हैं बड़े अच्छे हैं। बहरहाल, वो दूर के डोल सुहाने। कंपनीज एंड कंपनी लॉ, बॉडी कॉर्पोरेट, कंपनी वर्सेस बॉडी कॉर्पोरेट और फॉरेन कंपनीज। यानी कि बॉडी कॉर्पोरेट नॉर्मली वर्ड जो बोला जाता है वो कंपनीज के लिए ही बोला जाता है। फिर इसमें चीज क्या होती है कि एक फॉरेन कंपनी है, एक लोकल कंपनी है। और उसको भी, जो फॉरेन कंपनी है वो बॉडी कॉर्पोरेट कहलाती है कि नहीं कहलाती, जो हमारी लोकल कंपनी है जो बाहर है वो बॉडी कॉर्पोरेट कहलाती है कि नहीं कहलाती, हम इनको डिस्कस करते हैं। A company means a company formed and registered under the Companies Act 2017 और the company law। जो भी कंपनी एक्ट 2017 के तहत या कंपनी लॉ के तहत कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो वो कॉर्पोरेट बॉडी कहलाती है। द कंपनी लॉ मींस दैट रिपील्ड, ये उन्होंने 1913, 1984, 2016, नाउ कंपनी एक्ट 2017। 1913 का एक्ट 1984 तक एप्लीकेबल था। इस दौरान के जो भी डिस्प्यूट है रिलेटेड टू बिजनेस, वो डील होंगे 1913 के तहत। जैसे ही इन्फोर्स हुआ 1984, 2016 की इन्फोर्समेंट से पहले तक के जो भी कॉर्पोरेट लॉ के रिलेटेड इश्यूज हैं वो 1984 के तहत डील होंगे। और 2016 और 2017 अब 2017 की इन्फोर्समेंट के बाद पहले जितने भी सहीफे हैं वो खत्म हो गए। अब 2017 ही चलेगा। अब जो भी किसी के ऊपर कोई केस है, कोई कॉन्टेक्स्ट है या कोई सी किस्म की चीज है, वो अकॉर्डिंग टू दी एक्ट 2017 होगी। लेकिन इसकी इन्फोर्समेंट से पहले कोई जो भी केस चल रहे हैं, एट दैट टाइम द लॉ वाज प्रिवेलिंग, दैट केस विल प्लीड अकॉर्डिंग टू दैट लॉ। बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स a company incorporated under Companies Act 2017 और कंपनी लॉ। बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन के अंदर क्या क्या शामिल है, ये टर्म किन किन के लिए बोली जाएगी, वो बोली जाएगी ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनी एक्ट 2017 और कंपनी लॉ। वो कॉर्पोरेट बॉडी भी कहलाएगी या उसको कॉर्पोरेशन भी कहेंगे। अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, आउटसाइड पाकिस्तान आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट की है, ठीक है, आउटसाइड द कंपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, तो वो कॉर्पोरेट बॉडी कहलाएगी जिसके साथ कंपनी का लफ्ज आ रहा है। ए बॉडी कॉर्पोरेट डिक्लेयर्ड एज ए बॉडी कॉर्पोरेट इन रेलेवेंट स्टैट्यू बट डज नॉट इंक्लूड। अब सम टाइम ऐसे भी होता है कि कुछ जो कंपनीज हैं कॉर्पोरेट बॉडी के साथ रेलेवेंट है वो ही
A body corporate declared as body corporate in the relevant statute but does not include. इसके ऊपर मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ. A corporate society registered under any law relating to the registration of a cooperative societies. Any other entity not being a company as defined in Company Act or any other law for the time being which the concerned minister of federal government may be notified specify in its behalf. अब आती है एक कॉर्पोरेट बॉडी डिक्लेयर्ड एज बॉडी कॉर्पोरेट इन द रेलेवेंट स्टैच्यू. अगर उसके एक बॉडी कॉर्पोरेट एक कंपनी है, उसको हम डिक्लेयर करते हैं जी कि ये कॉर्पोरेट बॉडी है, क्योंकि वो कॉर्पोरेट बॉडी में इंक्लूड नहीं शामिल नहीं होती, लेकिन हम उसको डिक्लेयर करते हैं कि ये कॉर्पोरेट बॉडी है. उसके लिए एक स्पेसिफिक लॉ है या वो फॉर द टाइम बीइंग. इस ये जो लास्ट वाली जो है ना, इसके साथ मिला के पढ़ें आप इसको, कि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि कॉर्पोरेट बॉडीज नहीं होती, लेकिन एक स्पेसिफिक एक खास मुद्दत के लिए उसको एक लॉ के तहत फॉर द टाइम बीइंग कॉर्पोरेट बॉडी डिक्लेयर कर दिया जाता है फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड. फिर उस वो पीरियड के बाद जैसे ही खत्म होता है तो वो उसकी ऑटोमेटिकली एग्जिस्टेंट कॉर्पोरेट बॉडी की खत्म हो जाती है. ये पार्लियामेंट से लॉ बनता है या मिनिस्टर है जो रिलेटेड टू दैट लॉ, वो इसको डिक्लेयर करता है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म होता है. सर अब इसको एग्जाम्पल हम है इस कंपनी की? ये नॉर्मली ये जो आप कहते हैं ना कि जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल ऐसे दे देता हूँ कि चाइनीज कंपनी ने फॉर द टाइम बीइंग प्रोजेक्ट करना है पाकिस्तान में, हमने उनको कॉर्पोरेट बॉडी बना दिया. वो एक स्पेसिफिक पीरियड 1 साल 2 साल के लिए एग्जिस्ट करती है. वो एज ए कॉर्पोरेट बॉडी वो टैक्सेस का मुख्तलिफ किस्म के बेनिफिट लेती है और वो भाग जाती है, काम कुम खत्म करती है, निकल जाती है. ठीक है. इस किस्म की ये बॉडीज होती हैं. ये कोई एक खास काम के लिए बनाई जाती हैं, उसको खत्म कर दिया जाता है. इसकी एग्जांपल्स बहुत कम है. ओके सर। अ, मेरे जहन में इस वक्त एक इनका एक प्रोजेक्ट था, मुझे उसका जहन में नहीं आ रहा, नहीं तो मैं वो आपको एक्सप्लेन कर देता. ये पाकिस्तान में हुआ था और थोड़ी देर के बाद ये लोग कॉर्पोरेट बॉडी खत्म हो गई थी. वो बकायदा एक रेफरेंस मौजूद था, अगर मुझे वो मिल गया तो मैं आपको बताऊंगा जी. अच्छा जी. द जैसे लिटरेरी मीन. ऑयल ऑयल एक्सट्रैक्टिंग कंपनीज हैं, अगर कोई 1-2 साल तक हाँ उनको ऐसे होता है। भी हैं जो मिनरल एक्सट्रैक्शंस करती हैं, वो थोड़ी देर रहती हैं, चली जाती हैं, अपना सब कुछ निकाल के हमें खाली खोल दे के चले जाते हैं. ठीक है, थैंक क्या यू। बोल रहे हैं यार, क्यों दिल जले बनाते हैं आप इन चीजों पे. बस यार, अल्लाह ताला हम पे रहम करे. द लिटरल मीनिंग of body corporate is artificial legal person and therefore every company as defined above is also body corporate. सिंपल सी बात है. ये बॉडी कॉर्पोरेट में क्या क्या आता है? कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनी लॉ, फॉरेन कंपनी, स्टेचुरी बॉडी कॉर्पोरेट, फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आईसीएपी. ठीक है जी. ये स्टेचुरी बॉडीज हैं. आईसीएम में भी कॉर्पोरेट सोसाइटीज वो कॉर्पोरेट बॉडी नहीं कहलाती. Company versus corporate bodies examples हैं जी. Orange Limited is a company incorporated in Pakistan and is operating branch offices around the globe. Orange Limited is a company and also a corporate body. इन चीजों को जरा ध्यान से पढ़िएगा जी, ये आपके जहन में रहनी चाहिए और इसका रिलेटेड क्वेश्चन आता होता है. Orange Incorporation is a company incorporated in USA and is operating a branch office in Pakistan. It is a body corporate but not a company. कंपनी क्यों नहीं है? कंपनी इसलिए नहीं है, ये अंडर द लॉ ऑफ यूएसए तो इनकॉर्पोरेट है, तो कॉर्पोरेट बॉडी बन गई. पाकिस्तान में वो ब्रांच है, नॉट इनकॉर्पोरेटेड अंडर द लॉ ऑफ कंपनी एक्ट 2017. तो दिस सर इज द रीजन. जो फॉरेन कंपनीज हैं उनकी जब ब्रांचेस ओपन होती है तो उसको वो कंपनीज एक्ट रेगुलेट नहीं करता? देखिए इसमें दो चीजें हैं.
नॉर्मली पाकिस्तान में भी ये लॉ है कि जब भी कोई फॉरेनर आके यहाँ पे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो एक लोकल कंपनी को साथ मिलाएगा, और साथ मिला के वो अपनी कंपनी यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। इंडिपेंडेंट फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो अपना यहाँ पे कोई कंपनी नहीं बनाता। ये पाकिस्तान में लॉ मौजूद है, लेकिन लोगों को ज्यादा पता नहीं है, वो यही समझते हैं बाहरों आई कंपनी ला के चलेगी। आप जितनी भी फॉरेन कंपनीज हैं उनके एमओए निकाल के देखें, आपको एक लोकल कंपनी साथ मिलेगी। ठीक है जी। जैसे मैकडोनल्ड पाकिस्तान है। हाँ जी, मैकडोनल्ड पाकिस्तान है जैसे। वो तो कंपनीज एक्ट के थ्रू रेगुलेट होते होंगे ना। नहीं, वो कंपनी एक्ट के साथ इनको कंप्लीटली रेगुलेट होते हैं। देखें आप, आपने अगर मैकडोनल्ड की पाकिस्तान में कंपनी बनानी है, आपने एक्चुअली नाम फ्रेंचाइज लिया है मैकडोनल्ड से, ठीक है। सही। उसके पीछे आप जाएंगे ना तो उसके पीछे आपको कंपनी कोई और मिलेगी। आपने एलजीएस का नाम बड़ा सुना है, लोअर ग्रामर स्कूल, ठीक है। यस सर। इसकी बैक पे कंपनी कोई और है। ये एलजीएस इज ओनली नेम फॉर एजुकेशन, ये एक लोगो है, कंपनी और है। और फिर तो सर इसकी मजे की बात फॉरेन, बताऊं। हाँ जी, तो लेकिन जो फॉरेन कंपनी अगर वो पाकिस्तान में ऑपरेट करना चाह रही है तो इवन विद द लोकल कंपनी वो आई मीन रेगुलेट तो कंपनीज एक्ट के थ्रू ही होगी। देखिए, चीज क्या है, नंबर वन, लोकल कंपनी एग्जिस्ट कर रही है, उसके साथ ज्वाइंट वेंचर किया, उसका वो काम चला लिया उसने, एक वे। दूसरा वे, वो ऐसी सीपी के साथ रजिस्टर्ड होते हैं बाई टेकिंग लोकल इन्वेस्टर्स एज अ शेयर होल्डर। ओके। फर्ज करें आप यहाँ यूए के रेजिडेंट हैं, आपके पास यहाँ की नेशनलिटी सब कुछ है, आप पाकिस्तान में काम करना चाहते हो, आप कंपनी बनाओगे ना तो एक दो मेरे जैसे बंदे उठा के आप उसको शेयर होल्डर बनाओगे, मेजोरिटी आपके पास होगी, बस एक दो उधर से उठाने हैं। जैसे हम यहाँ पे आके लोकल को लेते हैं कंपनीज के लिए, या इंडिपेंडेंट अगर जाते हैं तो वो एक अलग, इन्होंने ईज टू बिजनेस किया हुआ है, ओके उसके बट सर वो, पैसे ज्यादा हैं। हाँ लेकिन वही बात है कि वो कंपनीज एक्ट के थ्रू ही ऑपरेट होगी ना, क्योंकि एसएससी में रजिस्टर्ड होगी। हाँ, वो मैंने आपको पहले बात बताई कि जी लोकल तो लोग हैं, ठीक है ना। अब बाहर की ब्रांच है लेकिन वो मेजोरिटी शेयर होल्डर है, उसने यहाँ पे एक के साथ जॉइंट वेंचर कर लिया। वो जॉइंट वेंचर ऐसे है कि वो कहता है मैं रजिस्टर नहीं होता, तू हो जा, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले। ओके फिर बट मजे की ये जो एग्जांपल है कि कंपनी रजिस्टर इनकॉर्पोरेटेड इन यूएस एंड ऑपरेटिंग अ ब्रांच ऑफिस इन पाकिस्तान, वो इज इट्स अ बॉडी कॉर्पोरेट बट नॉट अ कंपनी। मेरा हाँ, क्वेश्चन है कि कंपनी क्यों नहीं है, क्योंकि हाँ कंपनी के कंपनी थ्रू तो आ इसलिए जाएगी नहीं ना। है, कंपनी इसलिए नहीं है कि वो हमारे लॉ के तहत रजिस्टर्ड नहीं है। आप देखो ना, एक एग्जांपल इसको ऐसे समझ लें कि यूएई में आपका बिजनेस एग्जिस्ट करता है, आपने एक ऑफिस, ब्रांच ऑफिस वहां पे खोली है, लोकल लॉज तो आप पर बाइंड होंगे, मसलन डिस्ट्रिक्ट लॉ, प्रोविंशियल लॉ सारे, लेकिन कंपनीज लॉ के तहत आप रजिस्टर्ड नहीं है। आप कंपनी, आपने सिर्फ ब्रांच ऑफिस का नाम दिया जी कि ये मेरा एक ब्रांच है या मेरा एक्सपेंस ऑफिस है, ठीक है। ये रेवेन्यू जनरेट नहीं करता, मैं इधर से बस इधर देता हूँ, सर्विसेज देता हूँ इनसे। वो जो अकॉर्ड लॉ के मुताबिक टैक्सेस वगैरह जो अप्लीकेबल होंगे, जो आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं उस पे वो सब लग रहे होते हैं। यहाँ पे चीज आ रही है कि उसको एज एन कॉर्पोरेट बॉडी कहना कि नहीं कहना, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि 2017 एक्ट के तहत जो भी कंपनी होगी वो कॉर्पोरेट बॉडी होगी, ठीक है ना। यहाँ पे उसने बात कर दी कि रजिस्टर्ड है यूएसए में, पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है। लोकल लॉज जो हैं वो एप्लीकेबल हो रहे हैं, जो उसकी ब्रांच ऑफिस खोलने के लिए उसको लोकल फॉर्मेलिटी है वो पूरी कर रहा है, लेकिन वो कंपनी नहीं क्रिएट कर रहा।
अगर वो कंपनी क्रिएट करेगा तो वो एक लोकल को साथ मिलाएगा। तो सर ये फिर वो लिमिटेशन है कंपनीज एक्ट का और या पाकिस्तानी गवर्नमेंट का, क्योंकि अगर एक फॉरेन आ रहा है और कंपनी रजिस्टर्ड नहीं कर रहा बाय एनी रीजन, तो ये तो आई मीन डजंट मेक एनी सेंस। नहीं देखे, जो भी गवर्नमेंट होती है ना, वो फॉरेनर को फैसिलिटेट कर रही होती है, क्योंकि देखो वो ऑफिस खोलेगा ना, 4 लोकल बंदों को जॉब मिलेगी। इंटरेस्ट इंटरेस्ट जो होता है ना लोकल्स का, वो लोकल्स का इंटरेस्ट ये होता है कि हमारी मैन पावर यूज हो गई, हम मैन पावर का बेनिफिट उठाते हैं। तो वो फॉरेन इन्वेस्टर, प्रोवेंशियल लॉज के अकॉर्डिंग ही ऑपरेट होगी अगर वो कंपनीज एक्ट के थ्रू जी रजिस्टर्ड नहीं बिल्कुल, होती। वो लोकल जहां पे एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके लॉ तो एप्लीकेबल होंगे। सही है। लेकिन कंपनीज एक्ट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का जो लॉ है वो अलाउ कर देता है कि कंपनी रजिस्टर्ड फॉरेन हो जाए विदाउट रजिस्टरिंग अंदर एससीसीपी। वो ब्रांच खोल सकता है अपना। हम देखो, हम जब पाकिस्तान में होते हैं तो हम दूसरे शहरों में अपनी ब्रांच का ऑफिस खोल देते हैं। रजिस्टर्ड हम किसी जगह होते हैं, लेकिन हमने दूसरे शहरों में अपने ऑफिस खोले होते हैं और उनको ऑपरेट कर रहे होते हैं। लेकिन शायद वो मैं यूएई लॉ के थ्रू देख रहा हूँ, यहाँ पे अगर कोई ब्रांच हो तो वो फिर भी मेन ट्रेड लाइसेंस में मेंशन होती है कि ब्रांच ऑफिस है या। यहाँ का यहाँ का सिस्टम और है सर। यहाँ पे तो हर चीज डॉक्यूमेंटेड है, हमारे वहाँ पे ऐसा क्या है। ठीक है अगर बाई लॉ हाँ। चलें, अगर लॉ को देखा जाए तो हमारे लॉज बड़े अच्छे लॉज हैं। वो किताबों की हद तक बड़े जबरदस्त लॉ हैं, आप पढ़ें। असल में तो हम्म, अमल करना है मैंने और आपने। जब हमने ही उसको नहीं इम्प्लीमेंट करना, तो वो किताबों से निकल के तो इम्प्लीमेंट नहीं होने लगे। तो राइट, बस टेक अवे ये है कि कंपनी अगर के फॉरेन कंपनी है और वो रजिस्टर्ड नहीं है कंपनीज एक्ट के थ्रू, तो वो बॉडी कॉर्पोरेट होगी लेकिन कंपनी नहीं होगी, सिंपल। हाँ, वो कंपनी नहीं होगी। ठीक है। ओके सर, थैंक XYZ Housing Cooperative Society is generally a body corporate, but for the purpose of Companies Act, it shall not be considered as a body corporate. अब देखो, हाउसिंग कोऑपरेट सोसाइटीज हैं, कोऑपरेटिव हैं। कॉर्पोरेट बॉडी तो होगी लेकिन कंपनीज नहीं होंगी, क्योंकि ये जो सोसाइटीज होती हैं ये कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं हो रही होती। ये हो रही होती हैं सोसाइटी एक्ट के तहत। यानी कि ये नॉर्मली रजिस्ट्रार जो होता है ना, फर्म रजिस्ट्रार, उसके पास सोसाइटीज रजिस्टर्ड होती हैं। Orange Inc. is a company incorporated in USA and is operating a branch office in Pakistan. It is a body corporate but not copy a company. जैसे कि ऊपर हमने ये पढ़ा जो सेम है, द कंसर्न मिनिस्टर ऑफ फेडरल नोटिफाइड दैट ऑरेंज इंक शैल नॉट बी कंसिडर्ड ए बॉडी कॉर्पोरेट फॉर द पर्पस ऑफ कंपनीज एक्ट 2017। ऑरेंज इंक शैल नॉट बी ए बॉडी कॉर्पोरेट फॉर एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ एक्ट 2017। वही जो हमने अभी इसके ऊपर डिस्कशंस की, उसी को इसने बात किया। अब फॉरेन कंपनी कौन सी है? फॉरेन कंपनी मींस ए कंपनी और ए बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान विच हैज a place of business or license office in Pakistan, whether by itself or through an agent, physical or through electronic mode। इसके ऊपर अभी हमने काफी डिटेल डिस्कस की है। सेम अब ये क्लैरिटी आ रही है। कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटीज इन पाकिस्तान इन एनी अदर मैनर्स मे बी स्पेसिफाइड। Orange Incorporation is a company incorporated in USA and is operating a branch office, a place of business in Pakistan. It is a foreign company। क्लैरिटी जी? यू। लें जी, आज का हमारा ये लेक्चर है जी। ये मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर करता हूँ। आपने इसको पढ़ना है, जहन में बिठाना है। जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको अपनी जहन नशीन कर लेनी है। जो जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, इन सब चीजों को आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। पढ़ लेना एक बार, फिर आपके यहाँ से जाएगी कहीं नहीं। ठीक है जी। बाकी ठीक है सर। रिकॉर्डिंग भी हो रही है हमारी, तो ये ओके रिकॉर्डिंग भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ जी। ठीक है। ठीक है सर, ओके ठीक। सर, थैंक यू। ओके ओके सर। जी, टेक केयर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज जी।